Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes in the lab session of Daily News Analysis. Today is 8th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to discuss various important recent news which are relevant for your examination. So, we are going to start with first among them, that is the observation of the Supreme Court regarding the reservation quota list. क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा एफ्लुएंट अमंग सबकास्ट कुड बी ओमिटेड फ्रॉम कोटा लिस्ट। इट मींस जो सबकास्ट हैं, इट मींस सपोज करिए कि एससी कम्युनिटी, जब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, तो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर देयर आर सो मेनी कास्ट। सो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास में 1 2 3 4 5 इतनी सारी कास्ट उसमें इंक्लूडेड है, तो रिजर्वेशन से जो कास्ट मीन्स एडवांस हो चुकी हैं, उनके पास में अफ्लुएंट मीन्स रिसोर्सेज हैं, एडवांस हो चुकी हैं, अच्छा एजुकेशन है, मनी है, सब कुछ है, तो ऐसी कास्ट को उस रिजर्वेशन की लिस्ट से क्यों ना हम बाहर कर दें। इट मीन्स द कास्ट विच हैव गॉट देयर शेयर इन sufficient way and sufficient amount, then they should not be excluded from the reservation list। और उनको हम कहां पर लेकर के आए कि जनरल कैटेगरी में उनको हम लेकर के आए, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कि इंडिया में रिजर्वेशन का जो इशू है काफी कंट्रोवर्शियल रहता है हमेशा। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। व्हाई शुड देयर बी नो एक्सक्लूजन फ्रॉम द रिजर्वेशन लिस्ट? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कोई एक्सक्लूजन क्यों नहीं होना चाहिए। Some of these subcaste have done better and gone forward। बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में भी, शेड्यूल्ड कास्ट में भी, ओबीसी में भी, जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया और वो फॉरवर्ड हो चुकी हैं, एडवांस हो चुकी हैं, तो उनको क्यों ना हम सब कास्ट की कैटेगरी में लेकर के और उनको जनरल कैटेगरी में लेकर के आए। दे शुड कम आउट ऑफ रिजर्वेशन एंड कम्पीट विद द जनरल कैटेगरी, ऐसा कहना था जस्टिस विक्रमनाथ का। वन ऑफ द 7 जजेस थे जो बेंच इस केस की सुनवाई कर रही थी, जो हियरिंग इस प्रोसेस में चल रही थी। These advanced subcaste could exit the domain of reservation to make room for subcaste who were relatively more marginalized or most backward। It means जिन कास्ट को एडवांस मींस सपोर्ट मिल चुका है, तो वो वहां से बाहर हो सकती हैं, जिससे कि उन कास्ट में भी जो बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, मोर marginalized caste हैं, most backward caste हैं, so these caste can get their share in more sufficient or good amount। So the remaining subcaste who are still backward, let them have reservation। तो अभी भी जो कास्ट बहुत ज्यादा मींस बैकवर्ड हैं, उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो सपोज करो कि मान लीजिए कि कोई एक 30% का रिजर्वेशन है, उसमें सपोज करो 5 कास्ट आती हैं, इन 5 में से एक कास्ट ऐसी है, 1 कास्ट जो एडवांस हो चुकी है, तो हमारे पास अगर इसको हम बाहर कर दें, जनरल कैटेगरी में लेकर के आए और 4 कास्ट को रखें जो कि मोस्ट बैकवर्ड है, तो अब 30% को जब हम 4 कास्ट में शेयर करेंगे तो ये बड़ा शेयर इनको मिल जाएगा। जबकि ये जो कास्ट कोई एक नंबर थी जिसको हमने एक्सक्लूड किया, ये पहले से ही एडवांस है लेकिन फिर भी रिजर्वेशन ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात कही कि वंस अ पर्सन गेट्स इनटू आईपीएस और आईएएस आईएफएस, ऐसी सब सर्विसेज में जो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनके बच्चे सफर नहीं करते फिर डिसएडवांटेजेस को। भाई देखो, कोई बच्चा आईएएस आईपीएस में सिलेक्ट हो गया, ठीक है, और वो अब मींस जब उसके जो बच्चे होंगे, ठीक है, क्या उनको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? नहीं। जबकि उस दूसरी कम्युनिटी के जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, उनके लिए जो स्पेशल रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास में एजुकेशन नहीं है, मनी नहीं है, तो उनको तो आज भी रिक्वायरमेंट है ना रिजर्वेशन की। तो ये जो आईएएस आईपीएस बन गए या और किसी अदर अच्छी पोस्ट पर चले गए, तो उनकी सीट्स को उनके बच्चों को फिर रिजर्वेशन ना दिया जाए और रिजर्वेशन दिया जाए जो दूसरी कास्ट है जिनको नहीं मिल रहा है ठीक से। He added, उन्होंने और भी कहा कि it was for the parliament to decide whether a powerful or influential group should be excluded from quota list or not। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब पार्लियामेंट की जो है जुरिडिक्शन में आता है कि वो इस पर डिसीजन लें, डिसाइड करें कि हम क्यों ना उसको कहां तक लेकर के जाएं कि जो एडवांस ग्रुप है सोसाइटी में, जो कास्ट है, उनको एक्सक्लूड करें रिजर्वेशन की कैटेगरी से, सो
we can provide better opportunities for the most backward classes, most backward caste. पंजाब के जो एडवोकेट जनरल थे उनका भी एक बात कहना था, जो गुरमिंदर सिंह है, उन्होंने कहा कि इफ कम्युनिटीज कुड बी क्लासिफाइड इनटू जनरल एंड बैकवर्ड, जब हम कम्युनिटीज को जनरल और बैकवर्ड में क्लासिफाई कर सकते हैं, द सेम कुड बी डन विद इन द बैकवर्ड कम्युनिटीज, तो उसमें भी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनमें भी हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज हमने इंडिया की पूरी सोसाइटी को किसमें कैटेगराइज कर दिया, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब में हमने उसको किया ना क्लासिफाई। तो ये कह रहे हैं कि एसटी में भी आप क्लासिफाई करो कि उसमें कौन एडवांस है कौन बैकवर्ड है, एससी में भी क्लासिफाई करो कौन एडवांस हो गए हैं और कौन अभी भी बैकवर्ड है, तो जो बैकवर्ड बच गए हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये वाला आर्गुमेंट उनका था। तो उन्होंने कहा कि इफ सब क्लासिफिकेशन वाज परमिटेड विद इन द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरीज, द सेम कुड बी परमिटेड फॉर द शेड्यूल कास्ट। अगर हम जनरल कैटेगरीज में भी ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, सोशल बैकवर्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, तो हम उसको अदर लेवल पर भी लेकर के जा सकते हैं और इससे ज्यादा अच्छे से हम रिजर्वेशन को डीप कर पाएंगे, मींस उसकी डेप्थ को बढ़ा पाएंगे, बिकॉज जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको वो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। सपोज करो कि एक एससी कम्युनिटी का कोई कैंडिडेट है, उसके फादर ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर है, कहीं पर एक कमिश्नर की पोस्ट पर वो डेप्यूटेड है, वहीं एक दूसरी कम्युनिटी है वो भी एससी कम्युनिटी में आती है, मान लो ये एक्स नाम की है और ये वाई नाम की कम्युनिटी है, ठीक है। इसका बच्चा वो विलेज में रहता है, उसके पास में रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, तो क्यों ना ये जो रिजर्वेशन मिलना था वो आईएएस के बच्चे को ना मिल करके किसको मिले, वो विलेज में रहने वाला जो बच्चा है उसको वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑब्जर्वेशन है। अब रिसेंटली हमने राजकुमारी अमृत कौर, इनकी डेथ एनिवर्सरी को क्या किया है, को रिमेंबर किया और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी रही है। शी प्लेड की रोल इन बोथ प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, अच्छे उन्होंने रोल प्ले किए। उन्होंने साल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में स्टार्ट हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और फाउट अगेंस्ट बैटल अगेंस्ट द वेरियस इविल प्रैक्टिसेस के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, जैसे स्लेवरी के अगेंस्ट में, पर्दा सिस्टम, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, देवदासी, ऐसे बहुत सारे जो सोशल इविल्स थी उनके अगेंस्ट में इन्होंने बड़ी ब्रेवरी के साथ में फाइट की और सोशल इश्यूज को जो है रेज किया। शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एज द मिनिस्टर ऑफ ड्राफ्टिंग, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसकी आपको पता है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह भी थी, तो उसमें भी ये मेंबर रही थी। तो उस समय पर किसी वीमेन का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर होना एक बड़ी बात थी, बिकॉज उस समय महिलाओं को बहुत ज्यादा एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो शी हैव बीन द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। शी ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ एम्स दिल्ली का जो स्थापना की इन्होंने की। तो जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हेल्थ पर फोकस करने की बात आई तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे इंडिया में हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इनकी कुछ बुक्स भी हैं, वुमेन इन इंडिया, चैलेंज टू वुमेन, ये ऐसी कुछ उनकी बुक्स भी हैं जो है इन्होंने अपनी बुक्स को लिखा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से एसोसिएट थी, वो साल्ट मार्च से भी और क्विट इंडिया मूवमेंट से भी इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर भी रही है। अभी रिसेंटली जो है कल जो है ये मेकॉन्ग रिवर जो है ये किस में रही, न्यूज में रही। क्यों, क्या कारण है इसका, कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि एक डैम प्रोजेक्ट है, मल्टी $billion का डैम प्रोजेक्ट जो अभी मेकॉन्ग रिवर पर बन रहा है लाओस में, और उसने चिंता जो है मींस बढ़ा दी है जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो एनवायरनमेंट की केयर करते हैं उनकी। तो उसमें क्या है कि जो लुआंग प्रबांग सिटी है एक, ठीक है, वो उसको पहले से यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन जब इस यूनेस्को कमेटी का मानना है कि अगर ये डैम बनेगा तो यूनेस्को की ये जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आती है लुआंग प्रबांग सिटी, इसको बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो यूनेस्को ने ये कहा है कि अगर आप इस डैम को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपका ये जो लुआंग प्रबांग सिटी है इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की स्टेटस का जो है लिस्ट में है उससे हम इसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स हैव सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग द
मेकोंग रिवर। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी रिवर है, एशिया की 7th नंबर पर आती है और वर्ल्ड में 12th नंबर पर ये आती है। ये लगभग इतनी लेंथ इसकी है। कहाँ से इसका राइज होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिकॉज मेकोंग रिवर काफी पॉपुलर है, ठीक है। ये किंगाई प्रोविंस ऑफ चाइना, अगर वो आपसे कंट्री पूछे कि विच कंट्री से ये राइज होती है तो इट राइजेस फ्रॉम चाइना। चाइना का एक प्रोविंस है किंगाई प्रोविंस। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द संजीवांग इन द तिब्बत प्लेटू। अब चाइना के अंदर ही आपको पता है कि किंगाई प्रोविंस है, वो तिब्बत प्लेटू के आस वाला जो है रीजन के अंदर में आता है। तो वहां से ये रिवर जो है निकलती है और इस एरिया को जो जहां से ये रिवर निकलती है उसको नेचुरल जो है नेशनल नेचुरल रिजर्व जो है घोषित किए पहले से डिक्लेयर किया रखा है। जैसे इंडिया में है ना नेशनल जो है पार्क या नेशनल टाइगर रिजर्व, ऐसे ही चाइना में इसका कॉन्सेप्ट होता है नेशनल नेचर रिजर्व। तो इस एरिया को जहां से रिवर निकलती है उसको जो है रिजर्व घोषित पहले से किया रखा है, ठीक है। और यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, यांगजी रिवर निकलती है, यहाँ से येलो रिवर निकलती है और मेकोंग रिवर निकलती है। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं एशिया की, ये तीनों यहीं से राइज करती है। ये लगभग इतने लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अपना वाटर को ड्रेन करती है, इतने सारे एरिया में। अच्छा, मेन बात यहाँ से है कि एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जो मेकोंग रिवर है वो विच कंट्रीज से फ्लो करती है। तो कंट्रीज का नेम कई बार पूछा गया है। देखो, एक तो हो गया चाइना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया। इतने कंट्रीज है जहां से ये फ्लो करती है और इसके हर एक कंट्री में डिफरेंट नेम से ये जानी जाती है। वियंतियाने जो कैपिटल है, वियंतियाने, ठीक है, व्यंगचाम जिसको वहां बोलते हैं, ये द कैपिटल ऑफ लाओस की, ये भी इस रिवर की ही बैंक पर जो है लोकेटेड है। नोमपेन ये कैपिटल है किसकी, कंबोडिया की, ये भी इसी की बैंक पर है। तो ध्यान रखना है कि लाओस की कैपिटल और कंबोडिया की कैपिटल दोनों ही इस रिवर के बैंक पर है। द रिवर ड्रेन्स इनटू द साउथ चाइना सी में। इसका पानी कहाँ ड्रेन होता है, अल्टीमेटली साउथ चाइना सी में जो है ये पानी इसका ड्रेन करता है जाकर के, जो कि साउथ चाइना सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का ही एक पार्ट है। इसकी बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। इट्स बायोडाइवर्सिटी इज ओनली सेकंड टू द अमेजन रिवर। अब देख लो कितनी बड़ी है ये रिवर, कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली रिवर का एरिया माना जाता है तो दैट इज अमेजन रिवर। नाउ इट्स द मेकोंग रिवर कम्स टू नेक्स्ट टू द अमेजन रिवर। बिकॉज आपको पता होगा कि अमेजोन की जो फॉरेस्ट है उनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। लंग्स ऑफ द अर्थ इसको हम कहते हैं, किसको, अमेजोन की फॉरेस्ट को, ठीक है। तो सेकंड नंबर की बायोडाइवर्सिटी आती है आपकी मेकोंग रिवर पर। इसमें जो फिश वगैरह हैं उनकी बहुत सारी वैरायटीज या स्पीसीज इसमें मिलती हैं और ये बहुत बड़ा एक अपना डेल्टा क्रिएट करती है। कहाँ पर, सदर्न वियतनाम वाले रीजन में। अब आपको पता होगा कि जो डेल्टाज होते हैं वर्ल्ड के ग्रेट प्रोड्यूसर्स वाले एरिया होते हैं। इट मीन्स सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल या जो फर्टाइल लैंड होती है, रिच सॉइल जो होती है, वो हमेशा किस में होती है, वो डेल्टा वाले रीजन्स में होती है। तो आपने देखा कि मेकोंग रिवर हमने देखा कि ये कहाँ से जो है राइज करती है और कहाँ पर एंड होती है। देखो, तिब्बत की पेनिनसुला से निकलती है। बिकॉज तिब्बत का जो पेनिनसुला मीन्स जो प्लेटू है, सॉरी पेनिनसुला नहीं प्लेटू, उससे जैसे हमारी आसपास की और भी कई सारी रिवर निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, है ना, श्योक रिवर हो गई, इंडस वगैरह, वो सब पीछे से उधर से ही निकल करके आती है। तो मेकोंग तिब्बत वाले रीजन से निकलती है, चाइना से, और एंड होती है वियतनाम में जाकर के। 6 कंट्रीज से निकलती है, तो काफी बड़ी है। और बायोडाइवर्सिटी में ये अमेजन के बाद में सेकंड नंबर पर आती है। तो फर्स्ट पर कौन आती है, वो आती है आपकी अमेजन। और अमेजन के फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम वर्ल्ड मीन्स जो अर्थ है उसकी लंग्स कहते हैं। लंग्स आपको पता होगा फेफड़ों को बोलते हैं, जो एयर को क्लीन करके बॉडी को सप्लाई करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। रिसेंटली क्या कंटेक्स्ट है इसका, आर्टिकल 142 का ये न्यूज में है। क्यों, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने आर्टिकल 142 का यूज किया। किसमें, एक 20 ईयर ओल्ड एक पुराना जो है मीन्स का एक केस था, जिसमें सॉरी 20 ईयर ओल्ड पुराना केस नहीं था, बल्कि ये इसमें 20 ईयर का उसको सेंटेंस हुआ था।
मीन्स उसको पनिशमेंट मिला था जेल का। और केस किसका था? केस था पोक्सो का। पोक्सो मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस एक्ट के थ्रू उसको मीन्स एक पनिशमेंट मिला था 20 ईयर्स की जेल का। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अगेंस्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट किया। उसी केस में ये क्यूरेटिव पिटीशन को ही जब एक्सेप्ट किया जाता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं हम आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के रिगार्डिंग में क्या है, ये आर्टिकल जो है न्यूज में रहा। वाई, ये ऐसा क्यों हुआ, आओ और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के, तो लेट्स हैव एन आइडिया। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं हम कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या है। देखो, इट इज द लास्ट रिकोर्स ओपन टू अ पिटिशनर आफ्टर द रिव्यू पिटीशन इज डिसमिस्ड। अगर सपोज करो आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई पनिशमेंट मिल गया, ठीक है, तो आपको पनिशमेंट तो मिल गया, आप फिर क्या कर सकते हैं, उस पर एक रिव्यू पिटीशन लगाते हैं कि साहब एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर इसमें कुछ हो सकता है, आप कुछ नए फैक्ट लेकर के जाते हैं या केस को रिव्यू करवाना चाहते हैं, दैट इज रिव्यू पिटीशन। वो एक चांस होता है आपके पास में। बट सबसे लास्ट का जो चांस होता है वो होता है आर्टिकल 142 में क्यूरेटिव पिटीशन का। क्यूरेटिव पिटीशन का होता है, इट मींस हमको क्योर चाहिए, इस समस्या से हमको निजात चाहिए, मींस आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अब इसमें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी स्पेशल पावर्स का फिर यूज करते हैं। कैसे? आर्टिकल 142 एक्सक्लूसिवली इनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू और पास एनी ऑर्डर दैट इट फील्स is necessary to provide complete justice in a case before it। means आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास में स्पेशल पावर्स हैं, जो एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, जो किसी और कोर्ट के पास इंडिया में नहीं है। मींस इस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी जजमेंट पास कर सकता है जिससे कि उस पार्टी को, दोनों ही पार्टीज को कंप्लीट जस्टिस मिल जाए। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस मिल जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं, तो और भी तो आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है ही। देखो क्या है इसमें ऐसा स्पेशल कि आर्टिकल 142 कन्फर्स यूनिक पावर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। कैसे? कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए पार्टीज में क्या है इस आर्टिकल में, ऐसा इसमें है कि वेयर द लॉ मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी। अब आपके पास में कोई ऐसा केस है जिसके रिगार्डिंग में कोई ऑलरेडी लॉ नहीं है, ठीक है, कोई लॉ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसे किसी भी केस में भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करते हुए अपनी एक्सक्लूसिव पावर्स का यूज कर सकता है और उस पार्टी को क्या प्रोवाइड कर सकता है, कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सपोज करो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि उस सिचुएशन के रिगार्डिंग में कोई लॉ है ही नहीं, बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करे, कानून में तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है उस लॉ में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एनी डिग्री सो पास्ड और ऑर्डर शैल बी मेड एंड एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई लॉ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, वो मान लो वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, तो ऐसे किसी भी मैटर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है क्यूरेटिव पिटीशन का यूज करते हुए अपनी स्पेशल पावर्स का, यूनिक पावर का यूज करता है सुप्रीम कोर्ट, और उसके थ्रू ऐसा कोई भी ऑर्डर क्या करते हैं, ये पास करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये है आपका आर्टिकल 142 जो प्रोवाइड करता है क्या, क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन। नाउ लेट्स हैव अ रिवीजन। देखो, अफ्लुएंट अमंग सबकास्ट की बात हुई, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि जो कास्ट ऑलरेडी एडवांस हैं, फॉरवर्ड हो चुकी हैं, इफ दे आर गेटिंग their share in the sufficient amount, their children or the candidates of those caste belong to, means have the services, they are entered in the services like IAS, IPS, और वो अगर जजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो उन बच्चों को जो IAS हैं, IPS हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बजाय उस रिजर्वेशन को उनको दो जो अदर कम्युनिटीज हैं या उस कम्युनिटीज के भी जो बैकवर्ड पीपल हैं, बैकवर्ड जो कैंडिडेट्स हैं, उनको वो बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए।
उनका कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन की बात करता है सुप्रीम कोर्ट, इसमें अपना ऑब्जर्वेशन दिया। नेक्स्ट हमने देखा राजकुमारी अमृत कौर, और वो वन ऑफ द जो है फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया रही हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट साल्ट मार्च में इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था। शी फाइटेड अगेंस्ट वेरियस सोशल इवल्स एंड शी आल्सो बिकेम द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी उसकी भी ये महिला मेंबर थी। मीकोंग रिवर को हमने देखा कि ये एशिया की जो है 7th लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, और इसको हमने देखा कि ये तिब्बत वाले जो रीजन से जो है फ्लो अराइज करती है, और टोटल 6 कंट्री से ये फ्लो करती है, और इसको साउथ चाइना सी में अपने वाटर को ड्रेन करती है, ठीक है, मीन्स, और काफी लंबी ये रिवर है, और साउथ चाइना सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशियन के अंदर ही आता है। और इसके किनारे बसी हुई दो मेन जो है कैपिटल सिटीज हैं, एक तो वियंताने जो है कैपिटल है लाओस की, और नोमपेन कैपिटल है कंबोडिया की, इसी के किनारे पर ये बसे हुए हैं। अमेजन के बाद बायोडाइवर्सिटी में इसका सेकंड नंबर आता है, फर्स्ट नंबर पर वर्ल्ड में है अमेजन रिवर, ये भी हमने देखा। और दूसरा हमने देखा कि जो आर्टिकल 142 है ये क्यूरेटिव पिटीशन की बात करता है, क्यूरेटिव पिटीशन प्रोवाइड कराता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसमें एक रिसेंट केस था पोक्सो का जिसमें 20 ईयर का पनिशमेंट हो रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से जो है अपना इंटरवीन किया, आर्टिकल 142 के अंदर अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए उसमें उन्होंने रिमिशन वगैरह जो कुछ भी उनको देना था जजमेंट उसमें दिया। सो guys, we have discussed various important news and articles which are relevant for your examination to make your concept comprehensive. So we are going to end today's session. We will be meeting again in the next session. So तब तक के लिए bye bye. Thank you very much.